ये चैप्टर आरबीएससी में 3 नंबर का है। इधर देखो, अब पहले देखो सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन लिखनी है, हेडिंग डाल लो सॉलिड स्टेट की हेडिंग डाल लो। देखो सॉलिड स्टेट क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लो। देखो एक स्टेट ऑफ मैटर होती है, मैटर की स्टेट होती है एक, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसको बोलते हैं, ये एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या फिर आयन भी हो सकता है, ठीक है। कांस्टेंट पार्टिकल बोलते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल या आयन, कोई भी हो सकते हैं। इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है। यही तो होगा जिसमें इन पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाए, उसी में क्या होंगे, ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल या आयंस पास पास होंगे, उसी क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट, ठीक है। जो किसी भी स्टेट के मैटर को 2 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला तो होता है थर्मल एनर्जी, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं दोनों फैक्टर, थर्मल एनर्जी, ये समझ लो बस। दूसरा यही होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन का फोर्स। इसमें देखो थर्मल एनर्जी, जितनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ाएंगे, मतलब गर्म करेंगे, एक तरह से मान लो गर्म करेंगे, तो जो भी सॉलिड स्टेट इसके पार्टिकल दूर दूर जाना शुरू करेंगे। लेकिन अगर ये फोर्स ज़्यादा हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हुआ, तो पार्टिकल्स पास पास आएंगे। तो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में ये फोर्स जो होगा इस पर डोमिनेंट होता है, मतलब ये फोर्स ज़्यादा लगता है और ये फोर्स क्या लगता है, कम लगता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में थर्मल एनर्जी की बजाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। इस कारण देखो ये फोर्स डोमिनेट कर रहा है, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे इसमें, तो उसे क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट बोलते हैं। इसमें 2 फैक्टर अफेक्ट करने वाले ये, ठीक है। दोबारा से देख लो, देखो सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर, ठीक है। इसमें क्या होगा, सॉलिड स्टेट डेफिनेशन लिखने सबसे पहले, ये क्या होती है, ये स्टेट ऑफ मैटर होती है, किसी भी मैटर की क्या होती है, स्टेट होती है, जैसे लिक्विड वगैरह होती है, ऐसे ही इसमें क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसको बोलते हैं, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या फिर आयंस भी हो सकता है। इनमें क्या पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा, तभी तो पास पास रहेंगे एक दूसरे के। सॉलिड स्टेट को 2 फैक्टर, मतलब किसी भी मैटर के स्टेट को, सॉलिड के लिए ले रहे हैं हम, तो 2 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला तो होता है थर्मल एनर्जी, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होंगे। पहला तो होगा थर्मल एनर्जी, इससे बताओ मॉलिक्यूल्स, मान लो हीट किया, सॉलिड को हीट किया, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, पास पास आएंगे, दूर दूर जाएंगे अगर हीट करेंगे तो। और दूसरा फैक्टर होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इससे मॉलिक्यूल क्या आएंगे, अट्रैक्ट पास पास आएंगे, एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट है दोनों, इससे दूर दूर जा रहे हैं, इससे पास पास आ रहे हैं। लेकिन ये वाला फैक्टर जो होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके ऊपर क्या होता है, डोमिनेंट होता है, मतलब ये ज्यादा प्रभावी होगा, ठीक है। इसलिए मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, पास पास रहेंगे, इसी को बोलते हैं सॉलिड स्टेट, ठीक है। लिखो डेफिनेशन, और आवाज करना मत कोई भी, ये डाल लो, ये हेडिंग डाल लो, और ये पहला चैप्टर तुम्हारा 3 नंबर का आरबीएससी हो ना। लिखो, अगला हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। मतलब सॉलिड स्टेट के गुण क्या होते हैं, मतलब प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बारे में पढ़ना है। कैरेक्टर क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं ना, इसको समझ लो पहले। यहां देखो, इसमें 3-4 पॉइंट पढ़ने हैं।
देखो फर्स्ट तो देखो इसमें, ये तुमको पता ही है, सॉलिड स्टेट का शेप एंड वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है या फिक्स होता है? फिक्स होगा ना, शेप और वॉल्यूम क्या होंगे, दोनों सॉलिड स्टेट के फिक्स होंगे। ठीक है, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तभी पास पास होते हैं। तीसरा देखो, जो सॉलिड स्टेट देखो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब तो इसके बीच में डिस्टेंस क्या होगी, दो पार्टिकल से मान लो, इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी या कम होगी, कम होगी। तो तीसरा इसका कैरेक्टर आ जाएगा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ठीक है, लेस होगी मतलब कम होगी। आगे देखो, चौथा पॉइंट ये आएगा कि जो सॉलिड स्टेट जो होती है उसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं रिजिड होते हैं। ठीक है, रिजिड होंगे। इसके अलावा क्या होंगे, इसके अलावा इनकम्प्रेसिबल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि देखो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स क्या होते हैं, पहले ही पास पास होते हैं और इनको पास पास और ज्यादा नहीं किया जा सकता। ठीक है, पहले ही पास पास है बिल्कुल ही हो, तो ये मान लो जितना हो सकता है वो पास पास ही होते हैं बिल्कुल। इसको बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल, मतलब आगे और ज्यादा। कंप्रेसिबल मतलब होता है फैलाना, ये क्या हो जाएगा, कम, मतलब और ज्यादा कम नहीं कर सकते इसको। ठीक है, और रिजिड होते हैं। और इनमें जो ज्योमेट्री होती है इनकी, देखो ये दो टाइप पढ़ेंगे इसके दो टाइप पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के। एक तो क्या होगा क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस। ठीक है, इसमें हमको पूरे चैप्टर में क्रिस्टलाइन के बारे में स्टडी करनी है, इसलिए इसका कैरेक्टर मैं एक और लिख रहा हूं कि ज्योमेट्री क्या होती है इसकी, फिक्स होती है या डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री फिक्स होगी। ठीक है, ऐसे मान लो ये ज्योमेट्री फिक्स है। अब जो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं उनमें तो कहीं भी कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, हो सकते हैं, इनकी कोई ज्योमेट्री फिक्स नहीं होती। तो दोबारा देख लो पांचों को, ये 5 पॉइंट जो है, शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और ज्योमेट्री क्या होती है इसकी, फिक्स होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। बस ये हेडिंग लगाना, आगे मत लिखना कुछ भी, अभी समझ लो पहले। देखो इसका क्लासिफिकेशन दो टाइप से है, एक तो है क्रिस्टलाइन, ठीक है, और दूसरा है नॉन क्रिस्टलाइन, या इसको क्या बोलते हैं, एमोर्फस। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन को दूसरा नाम क्या होता है, एमोर्फस। ठीक है, अब दोनों को देखो, इनके डेफिनेशन कैसे देंगे, इनके डेफिनेशन सिंपल सी है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे उनमें पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, रेगुलर होगा या ज्योमेट्री फिक्स होगी। तो जिसमें ज्योमेट्री फिक्स होती है या रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, जिसमें ज्योमेट्री फिक्स होती है उस क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे देखो इसका ये हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो इधर ये फर्स्ट लेयर हो गई। अब देखो दूसरा लेयर जो बनाएंगे वो या तो इसके जस्ट नीचे बना दो, वो आगे पढ़ेंगे। दो टाइप की पैकिंग होती है, एक तो होती है क्लोज पैकिंग, एक होती है नॉन क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो इसके अगर जस्ट नीचे बनाएं उस क्या बोलते हैं, नॉन क्लोज पैकिंग। अगर देखो दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जगह है, इनके बीच में अगर बनाए अगले पार्टिकल्स को तो एक क्लोज पैकिंग होती है। ठीक है, ऐसे ही इन दो के बीच में ये बना देंगे, बीच में जगह छूटेगी, ध्यान रखना थोड़ी थोड़ी। ये वॉइड्स बोलते हैं इनको, वॉइड्स, वो आगे टॉपिक आएगा एक। अब मान लो इनके बीच में लगा दो, वो थोड़ा सा कर लेना तुम, है ना, सही सा।
अब देखो इनमें जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट में है, तो इनकी ज्योमेट्री फिक्स रहेगी। ठीक है, ऐसे इसका एग्जांपल देख लो। इसका एग्जांपल होता है NaCl, जो नमक होता है वो इसी में आता है। इसके अलावा इसका एग्जांपल आएगा क्वार्ज, कांच होता है एक तरह से। ठीक है, क्वार्ज होता है इसका एग्जांपल। इसके अलावा शुगर आ जाएगी। इसके अलावा जो मार्बल होता है, संगमरमर जो होता है ना, वो भी इसी में आता है। संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। ऐसे जो चौक होता है लिखने वाला बोर्ड पर, उसका सूत्र भी, उसका फॉर्मूला क्या होगा? CaCO3 होगा। दोनों का फॉर्मूला, मार्बल का भी यही होता है और चौक का भी यही होता है। लेकिन फिर भी दोनों एक से तो पूरा मकान बना देते हैं, और एक क्या काम आता है? ये तो पूरा मकान बना सकते हैं। चौक से बना सकते हो मकान? नहीं बनता। ऐसे ही चौक से बोर्ड पर लिख सकते हैं, लेकिन अगर मार्बल से चौक बोर्ड पर लिखोगे तो ख़राब हो जाएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ एक है कि जो मार्बल जो होता है उसमें ज्योमेट्री होती है रेगुलर। ठीक है, इसलिए उससे मकान भी बन जाता है। लेकिन जो चौक आएगा वो आएगा एमोर्फस में, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, ज्योमेट्री फिक्स नहीं होती। इसलिए उससे सिर्फ बोर्ड पर ही लिख सकते हैं, मकान नहीं बना सकते। ठीक है, अब देखो ज्योमेट्री रेगुलर, इसमें देखो NaCl जो होता है, NaCl चाहे एक बड़ा टुकड़ा ले लो चाहे तुम, और चाहे बिल्कुल दाने दाने से होते हैं जो अपने पिसा हुआ तो है वो ले लो, बिल्कुल इनकी शेप बिल्कुल सेम होती है दोनों की। चाहे बड़ा टुकड़ा ले लो, बड़े बताते हैं, और नमक चाहे छोटा ले लो, बिल्कुल शेप सेम होगी दोनों में। ऐसा उनमें नहीं होता नॉन क्रिस्टलाइन में। ठीक है, चीनी में भी ऐसे ही होता है, मार्बल वगैरह में भी ऐसे ही होता है ये सारा। और दूसरा देखो इसमें क्या होगा? इसमें होगा इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगा। ठीक है, इसमें पार्टिकल्स क्या होंगे? इर्रेगुलर होंगे। मतलब इसका मतलब क्या है? इसमें ज्योमेट्री क्या होगी? फिक्स नहीं होगी। ज्योमेट्री क्या होती है? इनडेफिनेट होती है, मतलब फिक्स नहीं होती इसमें। ठीक है, दूसरा देखो इसका डायग्राम अगर बनाओ तो कैसे बना देना? कहीं भी पार्टिकल्स को रख देना, कोई इसमें फिक्स होता ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस। अब देखो एमोर्फस क्यों बोलते हैं इसको? एमोर्फस जो होता है एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होता है। एमोर्फस क्या होगा? एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नो सेफ। नो सेफ का मतलब क्या होगा? सेफ नहीं होना, मतलब कोई भी एक निश्चित सेफ नहीं होना, उसको बोलते हैं एमोर्फस। आ गए समझ में यहाँ तक? ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखो। इसके एग्जाम्पल आ जाएगा, देखो इसमें क्वार्ज आ रहा है, एक होता है क्वार्ज ग्लास। इसका एग्जाम्पल देखो, इसमें तो क्या था? क्वार्ज था, और इसमें आ जाएगा क्वार्ज गिलास। ये होते क्या है वो भी बता दूंगा डिफरेंस इसमें ना। क्वार्ज गिलास, क्वार्ज गिलास आ जाएगा इसका एग्जाम्पल। ये होते क्या दोनों? इसमें लिखवा दूँ, बता दूंगा इसमें बाद में। उसके अलावा इसमें क्या आ जाएगा? चौक आ जाएगा। चौक का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 होगा। बस पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। ठीक है, इसमें देखना तुम, चौक को तोड़ के देखना। चौक को अगर तोड़ोगे तो उसमें दाने दाने दिखाई दे, मतलब कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं टूटता चौक। ठीक है, बिल्कुल फिक्स नहीं टूटता। लेकिन अगर मार्बल को तोड़ के देखना, किसी फनर वगैरह से काट के देखना, बिल्कुल एकदम शार्प होता है। बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल शार्प नहीं बनता है, कटता है, कटता है ना, बिल्कुल शार्प कटता है। तो इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर, इसलिए बिल्कुल शार्प कटता है। और चौक को तोड़ के देखना, उसमें रेगुलर मतलब फिक्स नहीं कटता वो, ये नहीं है कि बिल्कुल शार्प कटेगा, उसमें अलग अलग तरीके से होता है। तो इसका एग्जांपल ये आ जाएगा, चौक आ जाएगा, इसके अलावा क्वार्ज ग्लास आ जाएगा। इसके अलावा और एग्जांपल देखो इसके अलावा रबर जो होता है, रबर भी इसमें आएगा। प्लास्टिक जो होता है वो भी इसी में ही आएगा। ये सारे एग्जाम्पल इसके हैं। दोनों समझ में आ गए? दोबारा बताओ। रेगुलर अरेंजमेंट पार्टिकल्स का, इर्रेगुलर, ज्योमेट्री फिक्स, इसमें फिक्स नहीं होती। ठीक है, ये इसका डायग्राम हो जाएगा। इसका एमोर्फस मतलब होता है नो सेफ, कोई भी सेफ नहीं होना। ये एग्जाम्पल आएंगे इनके। लिखो इसमें डिफरेंस पूछते पेपर में, RBSC में। एक बात और देख लो, देखो इसमें क्या होता है? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उसमें, इसमें जो होगा पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होगा वो होता है लॉन्ग रेंज।
लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो अरेंजमेंट बन रहा है ये बहुत बड़ा अरेंजमेंट होता है, सेम बिल्कुल। मतलब ये नहीं है कि अरेंजमेंट मान लो कि इतना बड़ा पार्टिकल्स है और अरेंजमेंट सिर्फ इतने सेम ही सेम है। ये बहुत लंबे टाइम तक ये अरेंजमेंट क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है, बिल्कुल लॉन्ग रेंज मतलब होता है फिक्स होगा बहुत लंबे टाइम तक, मतलब बहुत लंबा बना दो तो क्या होता है फिक्स होता है वहां तक। इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट। शॉर्ट रेंज का मतलब क्या होता है, इसमें अरेंजमेंट जो होगा कहीं कहीं तो हमको ऐसे दिख जाएगा कि बिल्कुल सेफ बिल्कुल अरेंजमेंट चल रहा है, और फिर ऐसे आ जाएगा कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, फिर ऐसे दिख जाएगा कहीं अरेंजमेंट चल रहा है कुछ, फिर दिख जाएगा अरेंजमेंट नहीं है। मतलब इसका अरेंजमेंट क्या होता है, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इसका लॉन्ग रेंज होगा मतलब एक लंबे लेंथ तक क्या होगा, बिल्कुल अरेंजमेंट चलता जाएगा, और इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, देखो आगे अगला हेडिंग लगाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। प्रॉपर्टी पढ़नी इसकी कुछ, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, और डेली पढ़ते रहना जो पढ़ाया जाए, नहीं बाद में भूल जाओ सारा। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, सेफ के बारे में। ये तुमको पता है था, ठीक है, और कुछ पढ़ना है इसके बारे में, ये भी लिख लो। पर सेफ क्या होता है बताओ, जो क्रिस्टलाइन होंगे उसका सेफ क्या होता है, फिक्स होगा, और नॉन क्रिस्टलाइन का क्या होता है, ठीक है, फिक्स नहीं होगा इसमें। ठीक है, दूसरा देखो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं सॉलिड का, वैसे तो ना बॉइलिंग पॉइंट किसका निकलता है, लिक्विड का निकलता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, जो क्रिस्टलाइन होंगे, ठीक है, यहां क्रिस्टलाइन का लिख रहा हूं मैं, जो क्रिस्टलाइन होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है शार्प होता है, या एक ये मान लो फिक्स होता है एक तरह से। कैसे होगा फिक्स, देखो मान लो कोई भी सॉलिड है, वो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना शुरू हो गया, ठीक है, पिघलना शुरू हो गया 100 पर, तो ज्यादा से ज्यादा कोई 1-2 डिग्री का अंतर जरूर आ सकता है, 1-2 डिग्री का अंतर आ सकता है, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो ये मान लो 101 पर ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा। या ऐसे मान सकते हो कि 100 डिग्री पर कोई किसी का भी मेल्टिंग पॉइंट मान लो 100 है, तो 100 पर क्या होगा, मेल्ट होगा पूरी तरह से। ठीक है, मतलब क्या इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन जो नॉन क्रिस्टलाइन जो होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता इनका, ठीक है, इनका फिक्स नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इनमें मान लो कोई भी सॉलिड 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से मेल्ट होना शुरू हुआ, तो ये कंप्लीटली मेल्ट होते होते बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा टेम्परेचर, 190 तक जाकर कहीं मेल्ट होगा जाके आगे। मतलब इसमें टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता, 140 से पिघलना शुरू हो रहा है और जाते जाते कहां पर पहुंच गया, 200 तक पहुंच गया, लगभग 190 तक पहुंच गया। इनका फिक्स नहीं है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प फिक्स होता है। ये मान लो कोई 1-2 डिग्री का डिफरेंस आ सकता है, वरना तो 100 पर मान लो कोई भी सॉलिड 100 पर पिघल रहा है तो 100 पर ही पिघल जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा एक वर्ड आएगा आइसोट्रोपी एंड एनआइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी एंड एनआइसोट्रोपी, ये पूछते हैं पेपर में, ठीक है, इसको ध्यान रखना। आइसोट्रोपी और एनआइसोट्रोपी क्या होता है, नीचे दिख रहा है उसमें, इसमें नीचे दिख रहा है, देखो एक काम करो, पहले ये 2 लिख लो, फिर समझा रहा हूं। लिखो पहले तुम, लिखो, पहला लिखो सेफ। आइसोट्रोपी और एनआइसोट्रोपी क्या होती है, देखो पहले तो ये ध्यान रखो कि जो आइसोट्रोपी किस में पाई जाएगी और एनआइसोट्रोपी किस में पाई जाएगी, मतलब क्रिस्टलाइन में पाई जाएगी या नॉन क्रिस्टलाइन में पाई जाएगी। तो ध्यान रखना हमेशा एनआइसोट्रोपी पाई जाती है क्रिस्टलाइन में, जो क्रिस्टलाइन जो होते हैं जिसमें ज्योमेट्री फिक्स होती है उसमें एनआइसोट्रोपी पाई जाती है।
अभी बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। और ये किस में पाई जाएगी? नॉन क्रिस्टलाइन में। इसको ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना, ठीक है। अब देखो आइसोट्रोपी अनिसोट्रोपी का मतलब क्या होता है। हमको पूरे चैप्टर में मैंने तुमको बताया था क्रिस्टलाइन के बारे में पढ़ना पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ना आपको इनमें। बस देखो कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो सॉलिड की, जैसे मान लो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हो ना फिजिक्स में, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर, मतलब मान लो किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी, ये मान लो लाइट वगैरह को किसी भी मीडियम में से पास किया तो उसकी प्रॉपर्टी मतलब डायरेक्शन चेंज वगैरह हो जाना, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। फिजिक्स में होता है वो। देखो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इसके अलावा कंडक्टिविटी मान सकते हो या रेजिस्टिविटी मान सकते हो, कोई मान सकते हो, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी सॉलिड की ले रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें क्या होता है, जो एनाइसोट्रोपी होती है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है। तो देखो एक बार बना के देखो, इसको डायग्राम भी बनाना है। इसमें पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट बना रहा हूं। मान लो ये छोटे पार्टिकल है कुछ, ये ले लिए मान लो, ठीक है। अब इसके बड़े पार्टिकल लगा कैसे रहा हूं, देखो जैसे मैंने डायग्राम बनाया था ना, मतलब दो के बीच में एक आएगा, ऐसे इनके बीच में मान लो ये बड़ा पार्टिकल ले लिए, फिक्स ज्योमेट्री में बनाएगा बिल्कुल। ये छोटे हो गए, फिर इनके बीच में ये बड़े पार्टिकल लगा दिए मान लो, फिर से छोटे कर दिए शुरू, इसके नीचे सेम ये आ जाएगा, इसके नीचे ये आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। अब इनके नीचे ये बड़े बड़े पार्टिकल्स रख दो, फिक्स ज्योमेट्री बनानी है। फिर से ये छोटे पार्टिकल्स इनके नीचे सेम, ठीक है। उसके बाद एक लाइन और बना दो इसकी, अब देखो फिक्स ज्योमेट्री है इसमें। अब देखो अब किसी भी डायरेक्शन में देख लो तुम, किसी भी डायरेक्शन में देखो, ध्यान देना मैंने तुमको बताया क्रिस्टलाइन जो होते हैं उसमें क्या पाई जाती है, एन आइसोट्रोपी, यही पाई जाती है ना। अब ध्यान से देखना, किसी भी डायरेक्शन देख लेना, यही बताया एनाइसोट्रोपी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह होता है, मतलब डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में, मान लो किसी मीडियम में पास करवाएंगे, एक सीधी लाइट जा रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो देखो किसी भी डायरेक्शन में देख लेना तुम, मान लो हम ऐसे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ए से बी की साइड जा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना कौन कौन कैसे कैसे पार्टिकल को फेस करना पड़ रहा है। देखो ये मान लो ये लाइन खींची हमने, तो देखो इसके इधर पार्टिकल्स कैसे, सारे बड़े पार्टिकल्स हैं, और इस लाइन के इधर कैसे पार्टिकल हैं, छोटे पार्टिकल्स हैं। इसको छोड़ो तुम, ऐसे करके देखो, मान लो टेढ़ा करके देख लो, चलो ऐसे ये करके देख लो, सी और डी मान लो ये करिए, ये डायरेक्शन लिए। अब देखो इस डायरेक्शन में देखना, एक पार्टिकल बड़ा है फिर छोटा आ गया, फिर बड़ा फिर छोटा। अब देखो इसमें तो एक साइड सारे कैसे थे, बड़े पार्टिकल्स थे, इसमें एक साइड सारे छोटे थे, ऐसे थे ना। अब देखो इसमें एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, ऐसे पार्टिकल्स आ गए, तो डायरेक्शन चेंज करने पर प्रॉपर्टी चेंज हो रही है इसकी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक नेचर, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन में क्या होगी, अलग अलग पार्टिकल्स को फेस करना पड़ेगा हमको। और देखो रेगुलर अरेंजमेंट बनाया नहीं बनाया, बनाया है, किसका होगा रेगुलर अरेंजमेंट, क्रिस्टलाइन का ही होगा। और क्रिस्टलाइन में कैसी प्रॉपर्टी आ रही है, एनाइसोट्रोपी आ रही है। तो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, इधर जाओ तो इसके दोनों साइड देखो, इधर तो बड़े पार्टिकल्स है, इधर छोटे पार्टिकल्स हैं। इधर जाएंगे तो देखो इधर बड़ा छोटा, ऐसे बड़े छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं, मतलब कोई दोनों साइड फिक्स पार्टिकल थोड़ी आ रहे हैं। तो अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इसमें जाएंगे तो अलग अलग पार्टिकल्स को फेस करना पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं एनाइसोट्रोपी। एक एग्जांपल और दूंगा तुमको, दूसरा देखो, नॉन क्रिस्टलाइन जो होते हैं उसमें कोई ज्योमेट्री फिक्स होती है, बताओ, नहीं होती। मतलब पार्टिकल्स कहीं भी छोटे बड़े पार्टिकल्स हो सकते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो तुमने 2 शादी अटेंड की, एक शादी में क्या है कि एक शादी में तो ऐसे है कि जेंट्स एक साइड है, लेडीज एक साइड है, और चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो एक साइड बैठे हैं। मतलब अरेंजमेंट बिल्कुल रेगुलर बनाया ना उनका, एक साइड जेंट्स है, एक साइड लेडीज है और एक साइड बच्चे बैठे हुए हैं, बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट है। तो हम देखकर बता सकते हैं कि ये मतलब कौन है, यहाँ पर किसकी लाइन है, इस पर इधर किसकी लाइन है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो नॉन क्रिस्टलाइन जो होते हैं, इसमें मान लो कि शादी में क्या है कि मतलब
जैसे मैरिज होम वगैरह में होता है, कहीं पर भी बच्चे हो सकते हैं, कहीं भी कोई भी हो सकता है, मतलब कोई फिक्स रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। तो हम इसमें ऐसे बता सकते हैं ना कि जैसे मान लो सब इकट्ठे मतलब कैसे भी घूम रहे हैं आपस में, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम ये बताएंगे कि इसमें कोई भी पता नहीं, मतलब हर तरफ हम देखेंगे, हर तरफ एक जैसा ही तो दिखेगा। अब इसमें देखो हर तरफ यहां देख रहे हैं तो स्पेशल जेंट्स दिख रहे हैं, इधर लेडीज दिख रही है, इधर बच्चे दिख रहे हैं, तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है ना, इधर जेंट्स लेडीज बच्चे। लेकिन अगर इसमें देखेंगे तो हर तरफ हमको एक ही तरह का दिखेगा, वहां भी दिखेंगे बच्चे लेडीज जेंट्स है, वहां भी ऐसे ही दिखेगा, वहां भी ऐसे दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा। तो ऐसा ही इसमें एग्जाम्पल है। तो क्रिस्टलाइन जो होते हैं उसमें अरेंजमेंट रेगुलर करा है, रेगुलर करा है ना, तो अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर क्या हो रही है, प्रॉपर्टी अलग अलग हो रही है, मतलब यहां पर जेंट्स, यहां पर लेडीज और चिल्ड्रन। ऐसे ही अगर नॉन क्रिस्टलाइन में देखेंगे, मतलब कहीं पर भी बच्चे हैं, कहीं पर भी मतलब सारे मिले हुए हैं, ठीक है, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि इधर कि बच्चे ही बैठने हैं, कोई फिक्स नहीं है। तो उसमें क्या होगा वो, अब देखो ज्योमेट्री कैसी बन रही है, मतलब कहीं भी है तो फिक्स नहीं बन रही ना, तो हम कहीं भी देखेंगे ऐसा नहीं लगेगा कि हमको यहां पर कौन बैठे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक नेचर। और आइसोट्रोपिक नेचर किस में पाई जाएगी, बताओ ये अरेंजमेंट कैसा है, कैसा अरेंजमेंट है ये, इरेगुलर है, मतलब किस में पाया जाएगा, नॉन क्रिस्टलाइन पाया जाएगा। तो ध्यान रखना नॉन क्रिस्टलाइन में आइसोट्रोपिक नेचर पाया जाता है और क्रिस्टलाइन में क्या पाया जाएगा, एनाइसोट्रोपिक।